Morning student, I am your biology teacher Nawab Sahid and today we will discuss lesson number 16 digestion and absorption। तो बच्चे जैसा हम लोग जानते हैं कि जो डाइजेशन होता है, ठीक है बच्चे, तो डाइजेशन का मतलब होता है पाचन और अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हम पचाते हैं और उसको कैसे हम यूज करते हैं, कैसे अवशोषित करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो इसी के बारे में हम लोग को इस लेसन में पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड होता है हम सभी जीवों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ है, हमें कुछ और ना चाहिए लेकिन हमें खाना पहले चाहिए। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। तो नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं उससे ज़्यादातर क्या चीज़ें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है और फैट मिलता है। ठीक है बच्चे, तो ये तीनों से हमें एनर्जी मिलती है। विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। और इनके अलावा, इन तीनों के अलावा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा भी हमें क्या मिलता है, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो बच्चे विटामिन से और नॉर्मली हमारे मिनरल से एनर्जी हमें नहीं मिलती है, लेकिन वो हमारे ग्रोथ के लिए और टिश्यू को, बॉडी को रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि विटामिन से और मिनरल से एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है, तो बिल्कुल नहीं मिलती है, याद रखोगे। द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। इसके बाद से हमारे लिए ज़रूरी होता है पानी। वाटर जो होता है, तो बच्चे जो वाटर होता है, इसके बाद से सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वाटर। ठीक है, वाटर का डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो वाटर जो होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, मैंने आपको मेटाबॉलिज्म बताया था क्या होता है। मेटाबॉलिज्म टू टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो जो डाइजेशन होता है वो होता है अब बच्चे कैटाबॉलिज्म, क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, इसलिए बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो देखो, तो जो वाटर होता है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है, इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन से बचाता है। ठीक है, Bio macromolecules in a food cannot be utilized by your body in their original form. They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चे, वो काम क्या करता है, क्योंकि जितने भी हमारे बायो मालिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, जो भी हम चीज़ें यूज करते हैं, वो चाहे जो भी कंपोनेंट है आपके, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, चाहे जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, इनको हम डायरेक्ट जो है यूज नहीं कर सकते हैं, इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, और कौन करता है यह काम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल absorbable forms is called digestion, and it is carried out by our digestive system by the mechanical and the biochemical method। तो यही प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इतना सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दे जिससे कि हमारा जो ब्लड हो उस कंपोनेंट को ऑब्जर्व कर ले, यूटिलाइजेशन के लिए, यूज करने के लिए, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, डाइजेशन बोलते हैं एंड कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल मेथड। और ये डाइजेशन होता कैसे है, ये होता है मैकेनिकल प्रोसेस से और बायोकेमिकल प्रोसेस से। बायोकेमिकल क्या है, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में टूटे। मैकेनिकल प्रोसेस क्या है कि उनका साइज छोटा हो। जैसे हमने कोई मान लो आलू खाया और आलू को हमने दांत से क्या कर दिया, चबा दिया, तो हमने उसको बस जो साइज है वो छोटा छोटा कर दिया, उसमें हमने जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं किया। तो इस प्रोसेस को मैकेनिकल प्रोसेस बोलते हैं, और जहाँ पे रिएक्शंस होते हैं उसे बोलते हैं बायोकेमिकल मेथड। तो इन दोनों मेथड जरूरी हैं, दोनों मेथड जरूरी हैं हमारे किसके लिए, डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, मैकेनिकल है कि बायोकेमिकल है, तो दोनों प्रोसेस है। ठीक है ना, मैकेनिकल भी है और बायोकेमिकल भी है। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन। तो नॉर्मली अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कैसे डाइजेशन होता है उसको हम लोग आगे फिगर में देख लेंगे। आगे देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चे। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एलिमेंट्री कैनल होता है माउथ से लेकर एनस तक, और इससे रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे डाइजेशन में क्या करते हैं बच्चे, हेल्प करते हैं। अब देखो,
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चे। तो देखो, the alimentary canal begins with an anterior opening, the mouth, and it opens out posteriorly through the anus। जो हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है बच्चे, ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे क्या होता है, ओपन होता है, फिनिश होता है। ठीक है। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो जो माउथ के अंदर का स्पेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैविटी और ओरल कैविटी बोलते हैं। बकल कैविटी बोलते हैं, ओरल कैविटी बोल सकते हैं, माउथ कैविटी भी बोल सकते हो बच्चे। अब देखो, द ओरल कैविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ एंड ए मस्कुलर टंग। तो जो हमारे ओरल कैविटी, माउथ कैविटी के अंदर क्या है, हमारे दांत हैं और क्या है, एक मस्कुलर टंग है, जीभ है। Each tooth is embedded in a socket of jawbone. दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। ठीक है। तो हर एक जो दांत होता है वो जॉ के बोन से अटैच होता है, उसके सॉकेट में क्या होता है, अटैच होता है। और इस तरीके के अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, द अटैचमेंट ऑफ टीथ इन द जॉ बोन इज नोन एज थीकोडोंट, बोल सकते हो बच्चे। अब देखो, majority of the mammals, including human beings, forms two sets of the teeth during their life. A set of the temporary milk of or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth। ठीक है बच्चे। तो जितने भी मैमल्स हैं उनमें दो तरीके से दांत आते हैं। एक तो पहले आता है, ठीक है, जिसको हम लोग दूध के दांत बोलते हैं, जिसको टेम्पररी मिल्क टीथ बोलते हैं, या तो डिसिडियस और टीथ बोलते हैं। और इनके टूटने के बाद, इनके गिरने के बाद आता है एडल्ट टीथ या परमानेंट टीथ आता है। ठीक है बच्चे। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफाइओडोंट। ठीक है, या डाइफियोडोंट भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके के जो दांत का जो प्रोसेस है, एक पहले दूध का दांत है, फिर जो परमानेंट टीथ है, इस तरीके के दांत के जो अल्टरनेशन को बोलते हैं डाइफियोडोंट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे वाले पेज पे। अब देखो बच्चे, तो एन एडल्ट इन ह्यूमन एडल्ट हैज 32 परमानेंट टीथ विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स। तो इसके पहले हम लोग इस फिगर को पहले समझ लेते हैं बच्चे। तो देखो, जो हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है बच्चे, एलिमेंट्री कैनल जो होता है हमारे, स्टार्ट होता है यहाँ से माउथ से, ओरल कैविटी से, और खत्म होता है हमारे एनस पे। इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनल, जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन हमारे काम करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। अब देखो, तो इन ह्यूमन बींग क्या है, हैज 32 परमानेंट टीथ। तो एक एडल्ट में, प्रॉपर एडल्ट 22-24 के एज में क्या होता है कि 32 पेयर, सॉरी 32 जो है परमानेंट टीथ आ जाते हैं एक ह्यूमन में। विच ऑफर 4 डिफरेंट टाइप्स, जिसके 4 प्रकार होते हैं। तो ह्यूमन में दांतों के 4 प्रकार होते हैं, और क्योंकि एक से ज़्यादा टाइप्स होते हैं दांतों के, इसलिए इस प्रकार के दांतों के सेटअप को बोलते हैं हेट्रोडोंट डेंटिशन। हेट्रोडोंट डेंटिशन यहाँ पे है। ठीक है बच्चे, इसको याद रखोगे, हेट्रोडोंट डेंटिशन क्या होता है। इनके नाम क्या क्या हैं। पहले जो है, पहले के दांत के नाम है इंसाइजर। इंसाइजर क्या होते हैं, आगे वाले दांत, ऊपर के 4 और नीचे के 4। ठीक है। तो इंसाइजर हो गए, इंसाइजर हो गए। दूसरे होते हैं कैनाइन। कैनाइन जो होते हैं, इन चारों के बाद एक एक नुकीले नुकीले दांत। ठीक है ना, ऊपर दो, नीचे दो। ठीक है। अब देखो, फिर क्या है, आपके आते हैं प्रीमोलर्स। क्या आते हैं बच्चे, प्रीमोलर्स। तो कैनाइन के बाद जो चौड़े चौड़े दांत आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रीमोलर्स। और इनसे भी चौड़े जो दांत होते हैं लास्ट में, उनको हम क्या बोलते हैं, मोलर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चे। अब देखो, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज इन हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर ICPM। ठीक है। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है लोअर जॉ में और अपर जॉ में सेम एक जैसा होता है। किस में होता है, ICPM और यम, मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है बच्चे। इज रिप्रेजेंट बाय डेंटल फार्मूला विच इज इन ह्यूमन। तो ठीक है, तो इनका एक डेंटल फार्मूला होता है, जैसे क्या है, 21-23/21-23। ठीक है ना, 2123/2123। तो ये कैसे है देखो, इन सभी को आप लोग ऐड कर लो। 2 1 3, 2 5, 5 2 7, 7 7 14, 2 1 3, 2 5,
तीन आठ, सॉरी, दो एक तीन, तीन दो पाँच, तीन आठ, आठ और आठ 16। ठीक है, तो एक जौ में जो होते हैं वो 16 दांत होते हैं। ऊपर वाले दांत में 16 और नीचे वाले दांत में 16 होता है, ऐसे गिन लो आप। ऊपर वाले जौ में ये आपके हो गए इंसाइजर, दो दो चार। कैनाइन हो गए, एक एक दो। ठीक है, एक जौ में बता रहा हूँ, ऊपर वाले जबड़े में अगर देखेंगे तो चार इंसाइजर, दो कैनाइन, चार जो है आपके प्री मोलर और छह हैं वो मोलर है। ऐसे नीचे वाले जबड़े में भी होंगे, और इस तरह हो गया 16। 16 और 16 32 हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ एनेमल। तो ऊपर का जो दांत के ऊपर का एकदम व्हाइट वाला जो पार्ट होता है ना बच्चे, उसे बोलते हैं इनेमिल, और ये हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, ये भी याद रखो। दांत का ही नहीं, ये हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है इनेमिल, जिससे हम लोग चबाने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, जिससे हम क्या करते हैं, मैस्टिकेशन मतलब होता है तोड़ना। ठीक है ना, तो हम फूड को क्या करते हैं, पीसते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। द टंग इज a freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum। ठीक है, तो फ्रेनुलम, फ्रेनुलम क्या होता है बच्चे, तो जो टंग होता है यह मसल्स का बना होता है, जो हमारे लोअर जॉ के फ्लोर से एकदम सरफेस से चिपका हुआ होता है। और जिस चीज से चिपका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम बोलते हैं, इसको यहाँ पे याद रखो, फ्रेनुलम को। ठीक है, द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिली। ठीक है, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स। तो ऊपर जो हमारा टंग होता है, टंग के ऊपर कुछ जो है प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शन मतलब होता है छोटे छोटे उभार होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पैपिली बोलते हैं। और इनके कुछ पैपिली के पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड होते हैं। ठीक है ना, स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है कि तीखा, मीठा, खट्टा, ठीक है, नमकीन सब। अब देखो बच्चे, the oral cavity leads into a short pharynx which serves as a common process for food। जो oral cavity होती है वो क्या करती है, इसके आगे क्या आता है, हमारा pharynx आता है। और pharynx मैंने आपको बताया था कॉमन पासेस है, किसके लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। द ओएसोफेगस एंड द ट्रैकिया, विंड पाइप जिसे हम लोग बोलते हैं, ओपन इनटू द pharynx। तो जो pharynx होता है बच्चे, इसमें क्या क्या होते हैं, फेरिंक्स कहाँ खुलता है बच्चे आपका, ट्रैकिया में और विंड पाइप में। ठीक है, इसमें दोनों होते हैं, फेरिंक्स में विंड पाइप भी होता है और फेरिंक्स भी होता है। ठीक है, ओइसोफेगस भी होता है। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ग्लोटिस। जो एयर वाला पाइप होता है उसको ग्लोटिस बोलते हैं बच्चे। और यहाँ पे कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड होता है, इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। यह क्या होता है, एक ढक्कन होता है, जो जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो ये एयर वाले जो पाइप होता है उसको ढके रहता है, जिससे से कि उसमें खाना ना जाए। कभी कभी उसमें खाना जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है, जो है नहीं बोलते हैं गांव में कि खाना सड़क गया है, ऐसे करके। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, ये क्या, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप है कौन, ग्लोटिस, और इसके ऊपर क्या होता है, एपिग्लोटिस ढक्कन होता है। ठीक है, कवर होता है। ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब हम खाने को निगलते हैं। अब देखो, द esophagus इज a thin long tube which is extend posteriorly passing through the neck। और जो esophagus होता है एक थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे गर्दन से होते हुए जाता है थोरेक्स तक, और एंड डायफ्राम, फिर कहाँ जाता है, डायफ्राम में हमारे जाता है, चेस्ट कैविटी में, ऐसे बोल सकते हो, जाता है। एंड लीड्स टू अ जे शेप्ड बैग। और कहाँ जाके मिलता है, एक जे शेप्ड बैग में मिलता है, जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं वो क्या है। तो जे शेप्ड बैग में मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं स्टमक बोलते हैं। ठीक है, तो लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर का स्टमक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख लो, ओइसोफेगस है, यह है आपका ओइसोफेगस इधर, और ओइसोफेगस आके मिल रहा है आपका स्टमक में। अब देखो, स्फिंक्टर गैस्ट्रोएसोफेगस, लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं, एसोफेगस के लास्ट पार्ट को बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेगस। ठीक है, तो एसोफेगल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस इनटू द स्टमक। यहाँ पे जो है ओपनिंग है किसका, एसोफेगस का, किसमें, स्टमक में है यहाँ पे यह। ठीक है, अब क्या है,
द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारे चेस्ट कैविटी में जो स्टमक होता है थोड़ा सा लेफ्ट में सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो अगर आपको लेफ्ट में कभी दर्द हो तो सोचो कि खाने में कोई दिक्कत है, इस वजह से दर्द कर रहा है, ठीक है। गैस प्रॉब्लम भी होता है तो देखते हो थोड़ा सा लेफ्ट में ही दर्द करता है। हैज फोर मेजर पार्ट, इसके चार मेजर पार्ट होते हैं बच्चे, ठीक है ना। जो स्टमक होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? चार पार्ट्स होते हैं। तो देखो हम उनको भी पढ़ लेते हैं। अब देखो क्या है। तो पहला वाला पार्ट क्या है? कार्डियक। क्या है? कार्डियक पोर्शन। तो आपको यहाँ पे देखो लिया है आपका कार्डियक पोर्शन। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। कार्डियक क्या है, फंडिक क्या है, ठीक है ऐसे। कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ओशोफेगस ओपन, इसी कार्डियक में ओशोफेगस क्या होता है? ओपन होता है। देखो यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। अफेंडिक रीजन, ठीक है बच्चे। और रीजन बॉडी, इसकी एक बॉडी भी होती है, मान लो एक बॉडी हो गई। बॉडी के बाद क्या है? एंड ए पाइलोरिक। और ये क्या होता है? इसका भाग पाइलोरिक होते हैं। तो इसके चार पार्ट का नाम याद रखेंगे, कार्डियक, फ्यूंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। अ पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ जो आपका लास्ट वाला पार्ट था, ठीक है, पाइलोरिक, ये पाइलोरिक जो है, ये जो है पाइलोरिक जो है ये ओपन होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना बच्चे। ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है। ये याद रखोगे बच्चे चार नाम, कार्डियक, फ्यूंडिक, बॉडी, पाइलोरिक। ये दैट इज द फोर पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है। विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है बच्चे। पहले को बोलते हैं सी शेप्ड ड्यूडोनम। यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे आपका पहला पार्ट ड्यूडोनम, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो यहाँ ये वाला पार्ट जो है वह आपका है ड्यूडोनम, ठीक है। दूसरा क्या है? अलोंग कॉल्ड मिडिल पोर्शन जेजनम, दूसरे को क्या बोलते हैं? हम जेजनम बोलते हैं। और तीसरा क्या है? एंड ए हाईली कॉइल्ड इलियम, और इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये याद रखेंगे, इलियम जो होता है सबसे लंबा पार्ट होता है, ये याद रखेंगे बच्चे। पूछता है इससे क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट पार्ट है, विच इज द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ए इलियम। The opening of the stomach into the duodenum is the guarded by the pyloric sphincter, ठीक है। तो जो है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर से गार्ड होता है, मतलब क्या, सेफ्टेड रहता है, कवर्ड रहता है। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो इलियम होता है लास्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या कहाँ खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। इट कंसिस्ट ऑफ द सीकम, इसमें क्या होता है? सीकम होता है, कोलन होता है और रेक्टम होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी थ्री पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। इसको अभी हम लोग फिगर में भी देख लेते हैं बच्चे। सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक विच द होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। तो इस सीकम में क्या होता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और फिंगर लाइक कुछ ट्यूबुलर प्रोजेक्शन भी होते हैं। The vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum। तो सीकम से ही बच्चे ना एक एक जो है ऑर्गन, एक छोटा सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स इज द ग्लैंड, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। या अपेंडिक्स इज द पार्ट विच इज फाउंड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब इसमें ही कोई फूड जाके फंस जाता है और उसमें सड़न स्टार्ट हो जाता है, तो उससे बोलते हैं इनको अपेंडिक्स हो गया और उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक वेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी में। अपेंडिक्स जो पार्ट है इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। इसका कोई काम ही नहीं है। ये पहले जब लोग कच्चे खाते थे, आपके प्लांट्स को कच्चा कच्चा ही खा जाते थे, तो उस समय इसका यूज होता था। लेकिन अभी इसका कोई यूज नहीं है, तो ये एक वेस्ट पार्ट है, ठीक है। द कोलन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, कोलन जो होता है चार पार्ट्स में डिवाइडेड होगा फिर से। एन असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स,
डिसेंडिंग पार्ट एंड ए सिग्मोइड कोलन। तो जो आपका कोलन भी होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ये याद करना पड़ेगा बच्चे। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू द एनस। तो जो डिसेंडिंग पार्ट है वो रेक्टम में खुलता है, और जो रेक्टम होता है वो एनस में खुलता है, और वहां से वेस्टेज जो होते हैं बाहर चले जाते हैं हमारे बॉडी के। ठीक है, अब देखो, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल फॉर्म ओइसोफेगस टू द रेक्टम प्रोसेसेस 4 लेयर। तो ओइसोफेगस से लेकर के और हमारे रेक्टम तक जो हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है वो 4 लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है बच्चे? 4 लेयर का होता है, 4 लेयर्स का बना होता है। पहला को बोलते हैं शिरोसा, बोलते हैं पहले, आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं शिरोसा। फिर दूसरे लेयर को बोलते हैं मैस्कुलरिस, इसका भी मैं फिगर से समझा रहा हूँ। सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 लेयर याद रखोगे। क्या क्या? सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ ए थिन मीजोथीलियम, जो एपिथीलियम टिश्यू होते हैं उनका बना होता है, विथ सम कनेक्टिव टिश्यू, कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं इसमें। मस्कुलरिस is formed by the smooth muscles usually arranged into an inner circular and outer longitudinal layer। ठीक है, तो ये स्मूथ मसल्स के बने होते हैं कौन? मस्कुलरिस। ठीक है, एंड oblique muscles layer may be present in the some region। The mucosal layer is formed of loose connective tissue containing nerve। जो तीसरा होता है लेयर वो नर्व, वो क्या करता है? कनेक्ट करता है नर्व से, कंटेन करता है नर्व टिश्यू, करता है लूज कनेक्टिव टिश्यू को जो है कंटेन करता है, नर्व सेल्स को कंटेन करता है। ब्लड, इसमें क्या होता है? ब्लड भी होता है, लिम्फ भी होता है, वेसल, लिम्फ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, लिम्फ वेसल्स भी होते हैं तीसरे लेयर में। ठीक है बच्चे, इन ड्यूडोनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा। ठीक है, तो ड्यूडोनम में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा में। ठीक है, द इनर मोस्ट लेयर लेनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज द म्यूकोसा। और सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स in the stomach and the small finger like foldings called villi in the small intestine। तो इसमें कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई बोलते हैं। और वे विलाई जो होते हैं क्या करते हैं? ऑब्जप्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और मूविंग में हेल्प करते हैं, फूड को आगे वाले ऑर्गन में मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो विलाई आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प्स इन द ऑब्जप्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर द मूविंग ऑफ द फूड। ठीक है, द सेल्स लीनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, एक सेकेंड, numerous microscopic projections called microvilli giving a brush border appearance. These modifications increase the surface area enormously. Villi are the supplied with a network of the capillaries and a large lymph vessels called the lacteal। ठीक है, तो यह कहते हैं जो विलाई होते हैं बच्चे, इनसे तो पहला होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जप्शन होता है, और ये कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्लड से और लिम्फ से, जहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑब्जर्व होकर हमारे ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो जो इसमें लिम्फ वेसल्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टिल बोलते हैं। ठीक है, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सेक्रेट द म्यूकस। तो म्यूकोस, जो आपके म्यूकोसल एपिथेलियम होते हैं इनके पास कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो म्यूकस को सेक्रेट करते हैं, दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन। तो वो फूड को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्ड ग्लैंड इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो जो म्यूकोसा होता है ग्लैंड को फॉर्म करता है स्टमक में, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, and crypts in a between the bases of villi in the intestine। All the 4 layers show modification in the different part of the elementary canal। तो जब सभी 4 लेयर जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्री पार्ट में अलग अलग फंक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, यह देखो आपके एलिमेंट्री कैनल की ये लेयर है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? सिरोसा बोलते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चे? अब दूसरा आ गया आपका मस्कुलेरिस आ गया, तीसरा आ गया आपका सब म्यूकोसा, और लास्ट आपका म्यूकोसा। तो ये 4 लेयर के बने होते हैं हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक। समझ गए बच्चे? नीचे वाले सबको बोलते हैं म्यूकोसा। ठीक है बच्चे,
और ये म्यूकोसा क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। समझ गए। ये देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देखो ये विलाई का स्ट्रक्चर है, विलाई। अब ये देखो इस तरह है, जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था। तो जैसे अगर ऐसे करके कोई स्ट्रक्चर है और जब फैलेगा तो इसका क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, जिससे लार्ज एरिया मिलता है किसके लिए, ऑब्जप्शन के लिए। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके पहले कुछ मैं आपको जो है फिगर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चे, आपके कुछ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का कैरेक्टर है। पहला है आपका ड्यूडोनम, ड्यूडोनम के बाद है आपका जेजेनम, ठीक है। जेजेनम के बाद है क्या आपका इलियम। तो इलियम जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसके बाद से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, और सबसे लास्ट में आता है आपका रेक्टम, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल क्या होता है, रुकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे स्टमक के भी कुछ पार्ट अब देख लो। पहला है कार्डिया, जहाँ पे इसोफेगस आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे, कार्डिया बोलते हैं। फिंडस है, बॉडी है, और आपका क्या है, पाइलोरिक एंट्रम है। ठीक है, ये चार पार्ट थे किसके, आपके स्टमक के पार्ट थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आप टीथ के भी पार्ट देख लो बच्चे। सबसे पहले इंसाइजर है, तो ये इंसाइजर आपके, ये इंसाइजर देखो, इंसाइजर आपके ये ऊपर के चार और नीचे के चार हो गए 8। ठीक है। कैनाइन देखो, इधर के एक, इधर एक, दो, और इधर एक एक, दो दो दो, 4 हो गए। ठीक है बच्चे। उसी तरह जो है आपके फिर मोलर आ जाएंगे इधर, ये आपके मोलर, और फिर आपके लास्ट में प्री मोलर आ जाएंगे। तो ये आपका रहा टीथ का स्ट्रक्चर। और कल हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। थैंक यू फॉर टुडे।